नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बाल विकास की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सभी प्रश्नों को आप लोगों को एकदम तर्क के साथ करना है। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न जो है तर्क पे आधारित हैं और आप लोगों को तुक्का नहीं मारना है। और बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और साथ ही लाइक करना वीडियो को न भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से देखते हैं पहला प्रश्न कितने लोगों का सही होता है और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ पहले प्रश्न को करते चलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न ये कह रहा है कि एक शिक्षिका प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित, यानी वो कि कौन से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। एक शिक्षिका प्रश्न पत्र जो बना रहा है उसके बारे में क्या चिंतित है। यहाँ पे पहला कहा कि वैधता होनी चाहिए, दूसरा कहा कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना चाहिए और तीसरा कहा कि प्रश्नों के प्रकार अच्छे होने चाहिए और चौथा कहा कि विश्वसनीयता होनी चाहिए जो प्रश्न वो बना रहा है। ठीक है, ताकि जो बालक हैं सभी को संतुष्टिपूर्वक करते चलें। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना ही एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है रेमंड के अनुसार। ठीक है, रेमाउंड के अनुसार ये जो अच्छे प्रश्न होते हैं निर्माण करने की तकनीक को जानना एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रश्नों को का उद्देश्य जो होता है किसी भी प्रकार के प्रश्न पत्र के माध्यम से लिए गए जो जो लेने वाले परीक्षण है उसके माध्यम से विशिष्ट उद्देश्य तथ्य तथा उसके सापेक्ष जानकारी को उसके अनुसार जोड़ना ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक शिक्षक का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र यह दृढ़ विश्वास है कि, यहाँ पे कह रहा है कि विवेचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र है उसमें यह दृढ़ विश्वास है कि पहला कह रहा है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए और यहाँ पे दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना चाहिए, यानी सोच विचार तो स्वतंत्र रूप से नहीं करने पे कह रहा है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक यानी ये गलत है। और चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, यानी जो शिक्षार्थी होता है अपने समाज अपने गतिविधि अपने परिवेश में जो सीखता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चौथा कह रहा है। तो इस आधार पे हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। कौन से राइट आंसर पे जा रहे हैं, पहले के साथ जा रहे हैं, दूसरे के साथ या फिर तीसरे के या फिर चौथे के। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है। क्या दृढ़ विश्वास है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, क्यों चौथे के साथ जाएगा, इसमें क्या होता है विवेचनात्मक शिक्षा मौलिक परिणामों, ठीक है, यानी मौलिक यानी उसके समाज में जो घटित घटनाएं हैं बालक के जो उसका अनुभव है उसमें व्यक्त करने के लिए मानसिक प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो यानी अनुभव से तात्पर्य ये है कि उनके आसपास जो घटित घटनाएं हैं उससे क्या बालक सीखता है उससे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे पहला है हमारा ये कह रहा है कि आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जाना जा चाहिए और ये हमारा राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे क्या शायद यहाँ पे तीसरा चौथा सही हो जाए। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी कीमत पर भी शिक्षार्थियों को ग्रेड, ये गलत है हमारा। ठीक है, यहाँ पे चौथा कह रहा है विद्यालय बाह्य जीवन निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर जो तीसरे का जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरे के साथ जाएगा। क्यों जाएगा दूसरे के साथ, क्योंकि विद्यालय आधारित जो आकलन होता है उसका मुख्य सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित होता है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आकलन एक क्रमिक प्रक्रिया यानी विद्यालय में जो आकलन उनका रोज रोज हो रहा है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है,
जिससे जो कि परीक्षण प्रक्रिया के साथ सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता के बारे में निर्णय का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये कह रहा है, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या चाहिए, यानी कक्षा में जो शिक्षार्थी होते हैं वो व्यक्तित्व भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से व्यक्तित्व भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं, आप लोगों को पता है कि जो बालक होते हैं एक समान नहीं होते हैं, उनका जो रंग रूप कद-काठी होता है अलग अलग होता है, और सीखने की गति जो होती है वो भी अलग अलग होती है, और जो उनकी बुद्धि होती है वो भी अलग अलग होती है, उनकी रुचियाँ भी अलग अलग होती हैं। इस आधार पे आप व्यक्तित्व भिन्नता को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा। पहला कह रहा है कि अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि सीखने की विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, तीसरा कह रहा है कि कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ये तो हमारा गलत है। विद्यालय में कठोर अनुशासन नहीं, रुचिपूर्ण होना चाहिए ताकि बालक जो होते हैं अच्छे से सीख सकें किसी कार्य को। और चौथा कराए परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी नहीं, प्राथमिक स्तर पे आप परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से बालक में यहाँ पे क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दो हमारा गलत हो गया। अब देखिए हमारा बचा दो। ठीक है, यहाँ पे पहला और दूसरा बचा, तो अब बता सकते हैं एक समान गति पर बल देना चाहिए, नहीं, एक समान गति पर बल नहीं दे सकते, क्योंकि किसी बालक की सीखने की जो गति होती है वो तीव्र होती है, किसी बालक की जो होती है वो कम होती है। तो हमारा यहाँ पे पहला कट गया। अब दूसरा बचा कि बालक के अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पे विभिन्न भिन्न वर्गों के जो भिन्न भिन्न वर्गों से बालक आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, भिन्न भिन्न वर्गों से जो बालक आते हैं, शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए अलग अलग व्यवस्था करना एक कठिन चुनौती होती है। ठीक है, उनके लिए अलग अलग चुनौती यानी यहाँ पे उपलब्ध कराना, उपस्थित कराना किसी भी कार्य को, ये बहुत ही बड़ी चुनौती होती है, जिसमें क्या होता है ऐसी स्थिति में शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि वो चर्चा पर चर्चा के माध्यम से सीख सकें। ठीक है, चर्चा पर चर्चा से माध्यम ये है कि बालक जो होते हैं अपने अपने समूहों में, अपने अपने जो वर्ग हैं, उनके जो समवयस्क बालक हैं, उनकी जो सांस्कृतिक है, उनकी बोलियाँ जो है आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, किसी भी दबाव में वो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन चर्चा पर चर्चा के माध्यम से वो जल्दी से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न पे। सभी लोगों को पता है कि जो यहाँ पे वाइगोस्की हैं, जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा जेडपीडी का सिद्धांत दिया था। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। वाइगोस्की किससे संबंधित, आप लोगों को पता ही होगा, चॉम्स्की महोदय किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वाइगोस्की बच्चों की सीखने से निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक पे, दूसरा अनुवंशिक पे, तीसरा नैतिक पे, चौथा कह रहा है यहाँ पे शारीरिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए नैतिक पे कोहल वर्ग ने दिया था। ठीक है, नैतिक पे कोहल वर्ग ने दिया था। आनुवंशिकता पे आप लोगों को पता है कि जॉन मेंडल ने दिया था, और यहाँ पे सामाजिक पे वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, सामाजिक संरचना पे दिया था। बालक जो होता है यहाँ पे क्या करता है, वाइगोस्की के निकट विकास के क्षेत्र यानी जेडीपीडी का सिद्धांत सीखने के समाज की भूमिका की सर्वाधिक महत्व देता है, यानी समाज में बालक जो होता है किस प्रकार से जेडीपीडी के माध्यम से सीखता है, यानी खाली स्थान को उसको भरा जाता है। बालक की जो कठिनाइयाँ होती हैं उसके समय, यानी उसके जो उसके समवयस्क होते हैं, उनसे जो बुद्धिमान अधिक होते हैं, उनके द्वारा सीखे गया अनुभव ही सामाजिक संरचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए छठा प्रश्न ये करा कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, यह से प्रभावित है। ठीक है, किससे प्रभावित है, किसके सिद्धांत से प्रभावित है। यहाँ पे पहला करा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से, यहाँ पे दूसरा करा है कि कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत से, तीसरा करा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, चौथा करा है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा है, विभिन्न अधिगम शैलियों, ठीक है, शैलियों की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे शैलियाँ होगी। ठीक है, विभिन्न शैलियों, अधिगम शैलियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए शैलियाँ होगी। यहाँ पे देखिए एक शिक्षिका शिक्षार्थियों की विभिन्न शैलियों को संतुष्ट, यानी विभिन्न शैलियों का तात्पर्य ये है कि जो बालक हैं कक्षा में उनकी जो शैलियाँ सीखने की गति है भिन्न भिन्न है। ठीक है, उसको शिक्षक क्या करता है, एक समान गति से लाने के लिए कौन सा उपयोग करता है। यहाँ पे देखिए तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि, क्योंकि कक्षा में जो होती हैं बालक जो होते हैं और बालिकाएं जो होती हैं, इनकी सीखने की गति अनेक प्रकार की होती है। ऊपर ही आप लोगों को बता दिया गया है कि इनकी संस्कृति, धर्म, सामाजिक जो उनकी बोलचाल की भाषा
व्यवस्था है अलग अलग होती है। यहाँ पे देखिए विभिन्न अधिगम शैलियों की बात किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत पे जाएगा। शिक्षिका द्वारा अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करना हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत की ओर इशारा करता है, क्योंकि शिक्षिका कक्षा में विविध बुद्धि प्रकार, ठीक है, यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ हैं, ठीक है, वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए विविध कार्य यानी अलग अलग कार्य करती है, जिससे कि वो सीख सके, प्रयोग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न पे देख लेते हैं हमारा 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 7वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग तर्क के साथ इसे दीजिएगा, ठीक है, तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षिका क्लास में यानी कक्षा में एक टीचर है या फिर आप ही हैं कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने से उत्तर कभी नहीं देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अब शिक्षार्थियों से खुद उत्तर दिलवाते हैं। ठीक है, समूह चर्चा के माध्यम से सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वो उत्तर आपके द्वारा प्रश्न पूछे गए उत्तरों को बता सकें। ठीक है, ये सिद्धांत आधारित है, किस पे सिद्धांत आधारित है, सक्रिय भागीदारता पे। दूसरा कह रहा है कि अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन, और तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, और चौथा कह रहा है कि यहाँ पे कि सीखने की तत्परता पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 7वें का कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात क्या किया है, यहाँ पे देखिए समूह चर्चा की बात किया, याद रखिएगा समूह चर्चा और सहयोगात्मक की बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, सभी लोगों का सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक छात्र और उनके समवयस्क बालकों में सहभागिता होनी चाहिए, जिससे वो चर्चा पर चर्चा यहाँ पे देखिए करने की बात कर रहा है। ठीक है, चर्चा पर चर्चा करने की बात कर रहा है, जिससे वो सक्रिय रूप से भागीदारता के माध्यम से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समूह चर्चा और सहयोगात्मक यानी सहयोग से एक दूसरे के सहयोग से सीख रहे हैं। ठीक है, और उत्तर दे रहे हैं। जैसे शिक्षक जो है प्रश्न पूछ दिया, तो बालक क्या करता है, आपस में चर्चा पर चर्चा करके उत्तर उसका ढूंढ लेता है और उसके उत्तर को बता देता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारता के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, न कि बालकों से। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक से पूछा है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि विषय वस्तु में प्रवीणता होनी चाहिए शिक्षक को, और दूसरा कह रहा है बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहा है, और शिक्षक अधिगम संशोधन उपलब्धता होनी चाहिए, यानी उसमें तुरंत त्रुटियाँ क्या है उसे संशोधित कर सके। ठीक है, उसके उत्तर को छांट सके। और यहाँ पे चौथा करा कि विषय वस्तु अधिगम अनुभवों की प्रवृत्ति, यानी उसकी विषय वस्तु में अनुभव होना चाहिए पहले से। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग कौन पे जा रहे हैं, क्योंकि चारों प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चारों ऑप्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे पहला होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं 8वें के। तो 8वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे देखिए हमारा जो जाएगा पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा, क्योंकि विषय वस्तु में प्रवीणता होना एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर विषय वस्तु में प्रवीण, यहाँ पे देखिए ये बैठने की स्थिति नहीं हमारी गलत होगी, और यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहा है, विषय वस्तु में प्रवीणता रहेगा तो अधिगम में संशोधन कर सकता है। ठीक है, और उसमें अनुभव भी हो सकता है। ठीक है, अनुभव यानी प्रवीणता रहेगी तभी तो वो सीखेगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 8वें का पहले के साथ जाएगा। विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि औपचारिक, ठीक है, औपचारिक की बात किया है। ठीक है, औपचारिक, ठीक है, औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि शिक्षक को अपने विषय में पूर्ण ज्ञान न हो। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, विषय वस्तु में प्रवृत्ता यानी उसमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य स्तर की एक एकल गायिका प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यार्थी लड़कियों को वरीयता देता है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आप लोगों को एक बार ले लिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न को फिर लिया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को एक प्रश्न इससे श्योर मिलेंगे, इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों को सीटेट में एक सीटेट में जरूर मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसी तरह प्रश्न आ सकते हैं सीटेट में, ये श्योर नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एक प्रश्न आप लोगों को इस पर आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक राज्य स्तर की एकल गायिका की प्रतियोगिता होती है,
जिसमें इस शिक्षार्थियों को तैयार करने का कार्य एक विद्यालय को दिया जाता है, जिसमें लड़कियों को वरीयता दिया जाता है। क्योंकि ये किसको दर्शाता है, ठीक है। पहला लैंगिक पूर्वाग्रह को, दूसरा वैश्विक प्रवृत्ति को, तीसरा समय परियोजनात्मक उपागम को, चौथा करा है कि प्रगतिशील चिंतन को, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 9वें का कौन सा जाएगा, यहाँ पे जल्दी से बताइए। पहला जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन पे जा रहे हैं आप लोग? तो जो 9वें का राइट आंसर होगा यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ लड़कियों को वरीयता देने की बात कर रहा है, ठीक है। लड़कों को शामिल करने की बात नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह यानी यहाँ पे विभेद यानी इनमें बांटने की बात कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, गायक प्रतियोगिता में विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे रहा है, जिसमें वह लैंगिक पूर्वाग्रह की भावना को दर्शा रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट होता है। यानी यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही विशिष्ट नहीं होते, लड़के भी गायक में अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही दर्शाता है कि यहाँ पे लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हमारा पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति क्या है, ठीक है। यहाँ पे पहला करा विस्तृत व्याख्या करना, दूसरा करा है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज और उनके अंकुरण के चरणों को अवलोकन करना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, इससे कुछ नहीं होगा, और बीज की वृद्धि की चित्रण, ये भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पे विद्यालय गतिविधि है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा विस्तृत व्याख्या करना, व्याख्या यानी संपूर्ण व्याख्या करना एक पेड़ के बारे में या बीजों के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा बीजों को अंकुरण के चरणों को अवलोकन यानी देखने की बात कर रहा है, खुद से यहाँ पे परखने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक के द्वारा व्याख्या की जाएगी, लेकिन यहाँ पे शिक्षार्थी जो होते हैं खुद विद्यार्थी खुद देखेंगे, बीजों को बोएंगे और उसके होने वाली गतिविधियों को एक क्रिएटिविटी को वो देखेंगे, अवलोकन करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को दूसरी बार लिया जा रहा है, ठीक है। अब लिया जा रहा है, ये तीसरी बार हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए इसे रखना बहुत ही उद्देश्य हमारा यही था कि आप लोग इसे भूलें ना, ठीक है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है, जब बच्चा क्लास में फेल हो जाता है तो यहाँ पे यहाँ पे बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, यानी बच्चा जो होता है शिक्षा के योग्य नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि बच्चे उत्तर को सही तरीके से नहीं करते, ठीक है। ये भी हमारा कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं सही तरीके से नहीं करते हैं उत्तरों को, यानी वो छोड़ देते हैं या फिर गलत कर देते हैं। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देने की बात, अलग से शिक्षा देने की बात कर रहा है, ट्यूशन देने की बात, व्यवस्था फेल हुई, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ या फिर चौथे के साथ? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर 11वें का हमारा क्या होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, व्यवस्था फेल है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, विद्यालय बच्चों के मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास के साथ साथ उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों का दिशा निर्धारण करती है, ठीक है। यानी जो बच्चा होता है किस लिए फेल हो रहा है उसका निर्धारण करता है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि व्यवस्था फेल है, यानी उसके बारे में वो नहीं जान पाता है, उनकी रुचि किस में है, बिना रुचि के उसे वो पाठ सिखाते चला जाता है, ठीक है। या फिर उनके अनुसार नहीं, यानी वो जो किस में रुचि ले रहा है उसके अनुसार नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है हमारा यहाँ पे कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला सॉरी यहाँ पे प्रश्न कट गया है, तो इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कि शिक्षण जो होती है पर बल देने वाली परिपक्वता जो होती है कितने चरणों में होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि ये स्कैन करने में कट गया है, तो इसे हम लोग छोड़ रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रश्न स्कैन करने में छूट गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अपना 13वां प्रश्न देख ले रहे हैं। 12वां प्रश्न छूट गया है तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि समावेशी शिक्षा है, यानी समावेशी शिक्षा क्या है, ठीक है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को समृद्ध करने से संबंधित। दूसरा कह रहा है कि कक्षा में विविधतापूर्ण उत्सव मनाना। और तीसरा कह रहा है कि दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। और चौथा कह रहा है कि तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए आप लोग कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है।
तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमारा 13वें का दूसरा जाएगा। आप लोग कहेंगे कि इसमें उत्सव मनाती है, इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि विभिन्न जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, नियमित कक्षा से अन्य बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ शामिल करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अतः समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है। ठीक है, यानी उनमें जो होती है सभी को एक समान लेके चलने की विविधता उत्सव मनाती है। यानी उत्सव से तात्पर्य ये नहीं है कि यहाँ पे गायन हो, ठीक है, प्रतियोगिता कोई हो, ठीक है, इससे नहीं है। यानी सभी को एक साथ लेके चलने का उत्तरदायित्व ही समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 14 प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला कह रहा है कि निबंधनात्मक, दूसरा कह रहा है कि लघुतात्मक, तीसरा कह रहा है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, और चौथा कह रहा है कि सत्य एवं असत्य प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ की बात क्या है, ये प्रश्न भी आप लोगों को करा दिया गया है। ये चौथी बार कराया जा रहा है इस प्रश्न को, तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न से सवाल दिया है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रश्न होता है, आप पूछेंगे, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन रहते हैं। जिस प्रकार से इसमें चल रही है क्लास, इसमें एक प्रश्न है और 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है प्रश्न में, तो पहला करा निबंधनात्मक प्रश्न होते हैं, उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, या फिर यहाँ पे मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, या फिर सत्य असत्य वाले प्रश्न होते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। 14वें का हमारा राइट आंसर यहाँ पे चौथा होगा, सत्य असत्य। जैसे क्या होता है इस समय जो चल रही है, आप लोगों का पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार जो प्रश्न के प्रकार होते हैं, ये प्रश्न हैं जो किसी परीक्षक के यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। ठीक है, ये प्राय यहाँ पे संक्षिप्त उत्तर के रूप में पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न आदि आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, मिलान वाले भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मिलान वाले भी आएंगे, सत्य असत्य वाले भी आएंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे, 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं 15वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, देख लेते हैं 15वां प्रश्न हमारा कितने लोगों का सही होता है। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। पहला कह रहा है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल होना चाहिए। चौथा कह रहा है कि बार बार यहाँ पे ली जाने वाली परीक्षाएं। तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है अंक प्राप्त करने में बल नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश होना चाहिए, नहीं, अनुदेश नहीं होना चाहिए। यहाँ पे समय सारणी, बैठने की व्यवस्था एवं लचीलापन, यानी जो पढ़ाई हो रही है, जो कक्षा में पढ़ाई या अध्यापन चल रहा है, उसके अंतर्गत जो आपका प्रश्न यानी पूछने का तरीका है वो लचीलापन यानी कठोर आपकी रवैया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा 15वें का हमारा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। क्यों पहले के साथ जाएगा, थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा ये मानती है, जो प्रगतिशील शिक्षा है वो ये मानती है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। यानी शिक्षा जो है वो बालक के लिए, न कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसा एक वातावरण तैयार करनी चाहिए जिसमें शिक्षार्थियों को सामाजिक विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, समय सारणी में बैठकर बच्चे की व्यवस्था तथा लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। और आशा करते हैं आज के प्रश्न जो थे बहुत ही अच्छे थे। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन जल्दी से पहुँच जाए। और वीडियो को देखने के साथ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के आप लोगों को PDF जल्दी ही मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें तुरंत मिल जाएंगे। और आज के प्रश्न कैसे रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।